वेलकम डियर रॉकेट्स, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका गोल्डन कोमे में। मूवी की शुरुआत में हम जापान और रशिया के बीच हो रही वॉर का सीन देखते हैं। इस वॉर में जापान और रशिया दोनों तरफ के सिपाही आपस में लड़ रहे होते हैं और इस खतरनाक वॉर में लाखों लोगों की जान जा चुकी है। एक आंकड़े के अनुसार अब तक 1,30,000 लोग मारे जा चुके हैं, लेकिन अब तक ये वॉर रुकने का नाम नहीं ले रहा। जिसके बाद हम जापानीज सोल्जर्स को देखते हैं जो रशिया के बेस पर कब्जा करने के लिए आगे बढ़ रहे होते हैं। उनके पास खतरनाक हथियार मौजूद है जो जापान के पास नहीं थे। रशिया मशीन गन वगैरह लेकर अंधाधुंध जापानीज सोल्जर्स को मार रहे होते हैं, लेकिन जापानीज ने हिम्मत नहीं हारी थी। उन्हीं जापानीज सोल्जर्स में सुगीमोटो नाम का एक सोल्जर भी शामिल था जो सबसे ज्यादा जाबाज लग रहा था। उससे तो रशियन का पूरा ग्रुप लड़ रहा था। सुगीमोटो को लोग इमॉर्टल सुगीमोटो भी कहते थे क्योंकि वो ऐसे ऐसे वॉर और जानलेवा हमलों से बच जाता था जिससे दूसरे इंसानों की बचने की संभावना 0 होती थी। इसीलिए उसका नाम इमॉर्टल सुगीमोटो रख दिया गया, यानी कि अमर सुगीमोटो जो कभी नहीं मर सकता। और होता भी ऐसा ही है। वॉर में सारे लोग मारे जा चुके थे, लेकिन इतना ज्यादा घायल होने के बावजूद सुगीमोटो अब तक जिंदा होता है। मानना पड़ेगा दोस्तों, ये तो खतरनाक है। अब हम 2 साल के बाद का सीन देखते हैं जहाँ सुगीमोटो सब कुछ छोड़कर अपने नए सफर पर निकल चुका है। वो अब आर्मी का हिस्सा नहीं है, लेकिन उसने ऐसा क्यों किया आगे पता चलेगा। तब सुगीमोटो जैसे एक जगह पे रुकता है, उसे वहाँ पर एक आदमी दिखाई देता है और वो आर्मी वाले कपड़ों में सुगीमोटो को देखकर कहता है, क्या तुम रशिया वाली वॉर में शामिल थे? मैंने सुना था वहाँ सबके सब मारे गए सिवाय सुगीमोटो नाम के एक बंदे के। क्या तुम वही हो? सुगीमोटो भी कहता है कि ऐसा ही कुछ समझ लो। और ये सुनकर वो आदमी बिल्कुल हैरान हो जाता है। कहता है कि अगर तुम सच में वही हो तो मैं तुम्हें एक खतरों भरी कहानी सुनाना चाहता हूँ। अगर तुम उन खतरों को पार कर जाओ तो तुम्हें बहुत सारा सोना मिलेगा। तो सुनो, आज से कुछ साल पहले जापान के होकियाडो में एनु समाज के लोग रहा करते थे। सरकार ने उनकी जमीन पर कब्जा कर लिया, पर एनु लोग अपनी जमीन को अपने हाथ से निकलने नहीं देना चाहते थे। उन लोगों ने डिसाइड किया कि वो एक आर्मी बनाएंगे ताकि अपनी जमीन और गांव की रक्षा कर पाए। सभी गांव वालों ने मिलकर इसके लिए बहुत सारा सोना जमा किया, लेकिन टॉम नाम के आदमी ने उन सभी को मार दिया जो सोना लेकर जा रहे थे, और उन्हें मारकर उनका सारा सोना टॉम ने चुरा लिया। लेकिन सरकार ने बाद में टॉम को पकड़ भी लिया, उससे जेल में पूछताछ भी की कि उसने सोना कहाँ छुपाया। लेकिन बहुत ज्यादा मार खाने के बाद भी टॉम ने कुछ नहीं बताया। इसके बाद टॉम ने जेल में मौजूद करीब 24 कैदियों को अपनी टीम में शामिल कर दिया और सारे कैदियों के शरीर पर सोना कहाँ रखा है उसका नक्शा बनाना शुरू कर दिया। और ये नक्शा तभी पूरा होगा जब 24 लोगों के टैटू आपस में मिलेंगे। टॉम ने कहा था कि जो भी खजाने को हासिल करेगा उसे खजाने का सबसे ज्यादा हिस्सा मिलेगा। तब एक दिन जब सभी टैटू वाले कैदियों को दूसरे जेल में शिफ्ट किया जा रहा था, तब इस मौके का फायदा उठाकर उनमें से कैदी डेविड ने बाकी टैटू वाले कैदियों के साथ मिलकर पुलिस पर हमला कर दिया और वहाँ से फरार हो गए। कोई नहीं जानता कि अब वो लोग कहाँ पर है। ऐसा कहा जाता है कि टॉम तो अभी भी जेल में है, लेकिन वो 24 साथी अभी भी फरार हैं। जो भी उन 24 लोगों को ढूंढ निकालेगा वो उनके जरिए सोने तक पहुंच सकता है। दोस्तों, ये कहानी सुनकर सुगीमोटो को लगता है कि ये कोई झूठी कहानी है, पर तभी वो आदमी सुगीमोटो पर गन तान कर कहता है, मैंने तुम्हें काफी कुछ बता दिया है, अब तुम्हारे जिंदा रहने का कोई फायदा नहीं, इसीलिए मैं तुम्हें मार दूंगा। लेकिन उसे ठीक से गन चलाना भी नहीं आता दोस्तों, जिससे सुगीमोटो उससे गन छीन लेता है। अब ये देखकर डर के मारे वो आदमी अपनी जान बचाकर वहां से भाग जाता है। और इस चीज से अब सुगीमोटो को यकीन हो जाता है कि वो कहानी झूठी नहीं थी। अगर झूठी होती तो यह आदमी मुझे मारने की कोशिश नहीं करता। सुगीमोटो जैसे ही उस आदमी का पीछा करते हुए उसके पास जाता है, वो आदमी मरा हुआ दिखाई देता है दोस्तों, क्योंकि भालू ने उस पर हमला करके उसको मार दिया था। तब सुगीमोटो को उस आदमी के शरीर पर टैटू बना हुआ दिखाई देता है, यानी कि दोस्तों ये आदमी भी उन 24 में एक था। सुगीमोटो उस आदमी के शव को उठाकर वहां से लेकर जा रहा होता है, तभी खून को स्मेल करके वहां पर एक बहुत ही बड़ा भालू आ जाता है जो सुगीमोटो पर भी हमला करता है। वो उससे बचने की कोशिश करता है, लेकिन भालू काफी ज्यादा ताकतवर लग रहा था। वहाँ मीरा नाम की तभी एक लड़की आती है जो जहरीली तीर मारकर उस भालू पर हमला कर देती है, जिससे भालू वहीं पर मर जाता है और इस तरह सुगीमोटो की जान बचती है। दोस्तों, मीरा उसी अनु समाज से ताल्लुक रखती है और टॉम ने जिन लोगों को मारकर सोना चुराया था उन्हीं में मीरा के पिता भी शामिल थे। मीरा सुगीमोटो से पूछती है कि आखिर तुम इस मरे हुए आदमी को लेकर कहाँ जा रहे हो? इससे तो भालू तुम्हारे पास आते ही रहेंगे। तब वो उसे उस आदमी पर बना टैटू दिखाकर कहता है, शायद तुम्हें भी सोने के बारे में कहानी सुन लेनी चाहिए कि टॉम नाम के आदमी ने गाँव का पूरा सोना चुरा लिया। उसने सोना कहाँ छुपाया उसका नक्शा 24 आदमियों के शरीर पर बना दिया। उसमें से एक आदमी यही था, इसीलिए मैं इस आदमी को उठाकर अपने साथ लेकर जा रहा हूँ। दोस्तों, ये चीज देखकर मीरा काफी उदास हो जाती है
कि जिस सोने की वजह से उसके पिता की जान गई वही सोना सुगीमोटो हासिल करना चाहता है। और फिर वो उस आदमी को देखकर सुगीमोटो से कहती है, देखो ये टैटू है ना, वो एक नक्शे का थोड़ा सा हिस्सा है, यानी कि 24 लोगों की टैटू वाली स्किन निकाल कर आपस में मिलाना होगा, तब जाकर नक्शा पूरा होगा। ये जानकर सुगीमोटो पूरी तरह हैरान हो जाता है कि 24 लोगों की चमड़ी कैसे। यहाँ से दोनों आपस में बात करते आगे बढ़ते हैं। तभी वहाँ पर एक और भालू आ जाता है जो उनके ऊपर हमला करने वाला होता है, लेकिन ये खुद को उससे बचाकर भाग जाते हैं। लेकिन दोस्तों भालू उन पर भारी पड़ता है। तभी उन्हें बचाने वहाँ पर एक सफेद भेड़िया आता है जिसका नाम रैटर है। असल में दोस्तों बचपन में एक बार भालू के हमले से मीरा ने रैटर को बचाया था, तब से ही वो मीरा की रक्षा करता है। वो जब भी किसी मुसीबत में पड़ती है तो वो तुरंत उसकी मदद के लिए पहुंच जाता है। पर वो भालू दोस्तों काफी ज्यादा ताकतवर था, इसलिए रैटर भी कुछ नहीं कर पाता। उस भालू ने पूरी तरह से सुगीमोटो को घेर लिया होता है, लेकिन सुगीमोटो ठहरा इमॉर्टल और भालू जैसे सुगीमोटो की तरफ आता है वो सामने अपनी गन में लगी चाकू को रख देता है और उस पर गिरने की वजह से भालू खत्म। अब सुगीमोटो मीरा को समझाता है कि सुनो, मेरा साथ दो, हम मिलकर वो सोना हासिल करेंगे। वो सोना तुम्हारे पिता और तुम्हारे गांव वालों का ही तो है। अगर वो सोना मिल जाए तो इससे उनकी आत्मा को शांति मिल जाएगी कि वो सोना किसी बुरे इंसान के हाथ नहीं लगा। ये सुनकर मीरा उसका साथ देने का तैयार हो जाती है, लेकिन इस शर्त पर कि सुगीमोटो किसी की जान नहीं लेगा, जिस पर वो मान जाता है। यहाँ से दोनों आगे गांव की तरफ आते हैं, जहाँ सुगीमोटो एक बाथ हाउस में जाकर पता लगाने की कोशिश करता है कि क्या यहाँ पर कोई ऐसा बंदा आया जिसके शरीर पर टैटू बना हो, लेकिन किसी ने भी ऐसे बंदे को नहीं देखा। तो वहीं दोस्तों मीरा भी कुछ प्रोस्टिट्यूट से बात करने की कोशिश करती है कि कभी तुमने किसी टैटू वाले बंदे के साथ कुछ किया, मतलब उसकी कस्टमर बनी, लेकिन वहाँ भी उसे निराशा ही हाथ लगती है। पर दोस्तों उनकी सारी हरकत दो बंदे देख रहे होते हैं जो कि असल में वही टैटू वाले बंदे हैं। और इधर जब सुगीमोटो और मीरा जंगल के रास्ते आगे बढ़ रहे होते हैं तभी वहाँ पर वही दोनों बंदे आ जाते हैं जो असल में सुगीमोटो और मीरा को पकड़ने आए थे, ये जानने के लिए कि आखिर ये लोग टैटू वाले बंदे को ढूंढ क्यों रहे हैं। लेकिन दोस्तों वो दोनों बंदे मीरा के लगाए हुए जानवरों को पकड़ने के जाल में फंस जाते हैं और तब उनके शरीर पर बने टैटू से सुगीमोटो को पता चल जाता है कि ये तो वही 24 में से एक हैं। मीरा उससे कहती है कि देखो, हमें इनकी टैटू वाले स्किन निकालने की जरूरत नहीं है, मैं स्केच बनाना जानती हूँ, तो मैं इनके टैटू का स्केच बना सकती हूँ। सुगीमोटो मान जाता है, पर तभी वहाँ पर एडम नाम का आदमी आकर उन दो में से एक को शॉट करके मार डालता है। इसलिए दोस्तों उन दोनों में से जो बचा हुआ होता है जिसका नाम मैक्स है, वो सुगीमोटो और मैक्स तीनों अपनी जान बचाकर भागते हैं, लेकिन तीनों इस सोच में पड़ जाते हैं कि आखिर हमें मारने के लिए कौन आ गया। अब उन्हें भागता वो देखकर एडम उनके पीछे पड़ जाता है, इसीलिए सुगीमोटो उससे लड़ना शुरू कर देता है। और लड़ाई के दौरान उसे पता चलता है कि एडम तो आर्मी वाला बंदा है, वो भी 7th डिवीजन का, जिनकी रैंकिंग आर्मी में काफी ज्यादा हाई होती है। तो वो क्यों टैटू वाले बंदे को ढूंढ रहा है, ये सवाल उसके मन में आता है। लेकिन इससे पहले कि सुगीमोटो उससे कुछ पूछे, एडम खाई से नीचे गिरकर बुरी तरह घायल हो जाता है। अब वो मैक्स से कहता है कि देखो, अगर जान प्यारी है तो जैसा हम कहते हैं वैसा करते जाओ, वरना तुम्हें मार देंगे, समझ लो। मैक्स भी उनकी मदद करने को तैयार हो जाता है ताकि सभी मिलकर बचे हुए टैटू वाले बंदे को ढूंढ निकाले। तो मैक्स बताता है कि हम 24 कैदियों में डेविड नाम का बंदा शामिल था जो सबसे ज्यादा ताकतवर है। वो बाकी के 23 लोगों को ढूंढ रहा है ताकि सभी को अपनी टीम में शामिल कर पाए। उसके बाद वो उनकी मदद से सोना हासिल करेगा, ये उसका प्लान है। लेकिन डेविड का असली प्लान ये है कि उसको एक बार पूरा नक्शा मिल जाए तो वो बाकी के सभी 23 कैदियों को मार देगा। इसी वजह से सारे के सारे 23 लोग इधर उधर अपनी जान बचाकर भाग चुके हैं। कोई नहीं जानता कि वो कहाँ मिलेंगे। और 24 में से जो भी डेविड को मिलता है, डेविड उनको सोने का लालच देकर अपनी टीम में शामिल करते जा रहा है। तो तुम इतना तो समझ लो कि सोना हासिल करना इतना भी आसान काम नहीं है। दूसरी तरफ दोस्तों 7th डिवीजन का कमांडर जेम्स एडम की ऐसी हालत देखकर एकदम गुस्सा हो जाता है कि आखिर सुगीमोटो की हिम्मत कैसे भी एडम की ऐसी हालत करने की। और दोस्तों एडम ने जेम्स को बता दिया था कि सुगीमोटो भी उन टैटू वाले बंदों को ढूंढ रहा है, इसलिए जेम्स भी अपने 7th डिवीजन के सोल्जर्स को सुगीमोटो को पकड़ने के लिए भेज देता है, क्योंकि जेम्स भी खुद उस सोने को हासिल करना चाहता है। तो अगले दिन 7th डिवीजन के सारे सोल्जर्स मीरा और सुगीमोटो को ढूंढने निकल पड़ते हैं और थोड़ी दूर ढूंढने के बाद ही वो दोनों उनके हाथ भी लग जाते हैं। तब उनसे बचने के लिए सुगीमोटो भालू की गुफा के अंदर छुप जाता है, क्योंकि मीरा ने उसे बताया था कि भालू के हमले से बचने की सबसे सुरक्षित जगह उसकी गुफा ही होती है। तब सुगीमोटो को अंदर जाता देख सोल्जर्स गुफा के अंदर आ जाते हैं, जिनमें से एक गोली भालू को लग जाती है और ये देखकर भालू एकदम से गुस्सा हो जाता है और बाहर निकलकर सारे के सारे सोल्जर्स पर हमला करते हुए बड़े ही घिनौने तरीके से उनकी जान ले लेता है। अब मीरा सुगीमोटो को अपने एनो गांव लेकर आती है ताकि वो उसे अपने गांव वालों से मिलवा पाए। सभी सुगीमोटो को देखकर बड़े खुश होते हैं, क्योंकि मीरा पहली बार किसी बाहर वाले को अपने गांव में लेकर आई थी। सारे गांव वाले सुगीमोटो का मेहमान की तरह स्वागत करते हैं। सुगीमोटो को भी बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि बड़े दिन के बाद उसे अपने घर जैसी फीलिंग आ रही थी। अब रात की बात है, जब मीरा सो रही होती है ना, तो मीरा की दादी
सुगीमोटो से कहती है कि बेटा, अपने पिता को खोने के बाद मीरा मानो हंसना ही भूल गई थी, लेकिन जब से वो तुमसे मिली है मैंने उसके चेहरे पे एक अलग ही खुशी देखी है। इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम मीरा को हमेशा अपने साथ रखो, उसे खुश रखने की कोशिश करो, क्योंकि इतनी कम उम्र में बेचारी ने बहुत दुख देखे हैं। यह सुनकर सुगीमोटो भी उदास हो जाता है, लेकिन उसे पता था कि सोना ढूंढने का सफर इतना आसान नहीं होगा। एक तो वो डेविड और उसके गुंडे, ऊपर से 7th डिवीजन, बताओ कैसे बचेगा। और इन सब के चक्कर में मीरा को कुछ हो गया तो वो खुद को कभी माफ नहीं कर पाएगा। इसलिए वो तय करता है कि मीरा की सेफ्टी के लिए उसे छोड़कर चला जाएगा। सुबह होने से पहले ही दोस्तों वो बिना किसी को बताए गांव से चला जाता है। जिसके बाद अगली सुबह जब मीरा सुगीमोटो को घर पर नहीं देखती, उसका दिल टूट जाता है। सोचती है कि मेरे पिता तो पहले चले गए और अब सुगीमोटो भी चला गया। अब दूसरी ओर 7th डिवीजन का कैप्टन जेम्स के पास आकर कहता है कि आखिर तुम 7th डिवीजन के इतने सारे सोल्जर्स को बिना बताए कहाँ लिए घूम रहे हो? देखो एडम को कितनी चोट लगी है तुम्हें पता है। अगर तुमने ऐसी हरकत दोबारा की, यानी सोल्जर्स को वहां भेजने की, तो मैं तुम्हें कमांडर की पोजीशन से निकाल दूंगा। अब ये सुनकर जेम्स को काफी गुस्सा आ जाता है और गुस्से में वो अपने दांतों से कैप्टन की उंगली को उखाड़कर अलग कर देता है, ये कहते हुए कि आखिर तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे इस तरह से बात करने की। जिसके बाद दोस्तों वो सारे सोल्जर्स जो जेम्स के साथ हो चुके थे, उनमें से एक कैप्टन को शूट करके मार देता है। अब दूसरी ओर मैक्स जैसे कुछ प्रोस्टिट्यूट के पास जाता है, वहाँ डेविड का एक साथी पहुंच जाता है जो कि खुद भी टैटू वाला बंदा है। वो वहाँ पर मैक्स को पकड़ने की कोशिश करता है, क्योंकि डेविड ने अपने साथियों को यही काम दिया है कि वो बाकी के टैटू वाले बंदे को ढूंढ निकाले। इसलिए मैक्स उसको देखकर वहाँ से बचने की कोशिश करता है, पर अब 7th डिवीजन के सोल्जर्स भी वहाँ पहुँच जाते हैं, जो यहाँ पर दोस्तों उन टैटू वालों को ढूंढने के लिए आए हैं। 7th डिवीजन के सोल्जर्स ने एक बंदे को पकड़ भी लिया होता है, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि वो टैटू वाला बंदा है। पर जब जेम्स उसका टैटू चेक करने की कोशिश करता है तो उसे कोई टैटू दिखाई नहीं देता, क्योंकि डेविड ने पहले ही टैटू वाले बंदे को बदल दिया था। जेम्स समझ जाता है कि ये काम डेविड के अलावा और कोई कर नहीं सकता, क्योंकि वो भी सोने के पीछे पड़ा है। इसीलिए दोस्तों जेम्स डेविड को ढूंढने निकल जाता है ताकि उसकी जान ले पाए। पूरे गांव में ढूंढने के बाद आखिरकार जेम्स को डेविड मिल जाता है, जो घोड़े पर सवार होकर वहां से जा रहा था। अब जेम्स गन से डेविड को शूट करने की कोशिश करता है, लेकिन वो गोली डेविड की टोपी को छूते हुए आगे निकल जाती है, जिससे वो बच जाता है। और इससे पहले कि जेम्स उसको पकड़ पाता, तब तक दोस्तों डेविड बहुत दूर निकल जाता है। दूसरी ओर सुगीमोटो रेस्टोरेंट में शांति के साथ नूडल्स खा रहा होता है, लेकिन तभी वहाँ पर 7th डिवीजन के सोल्जर्स आ जाते हैं, जो उस पर सीधा हमला करते हैं। सुगीमोटो उनसे लड़ने की कोशिश करता है, पर बेचारा वो तो अकेला था और सोल्जर्स काफी ज्यादा, इसलिए वो सभी उस पर भारी पड़ते हैं और आखिरकार वो पकड़ा जाता है। यही वजह थी दोस्तों कि सुगीमोटो मीरा को अपने साथ नहीं लेना चाहता था, क्योंकि ये सफर बहुत ही मुश्किल है। 7th डिवीजन के लोग सुगीमोटो को बंदी बना लेते हैं। जेम्स कहता है कि बता बाकी के टैटू वाले लोग कहाँ पर हैं? मुझे उन सभी की जानकारी चाहिए। सुगीमोटो कहता है कि देखो मेरा नाम सुगीमोटो नहीं है, तुमने लगता है दूसरे बंदे को उठा लिया, मुझे यहाँ से जाने दो। लेकिन जेम्स कहता है कि तुम्हें मैं क्या अंधा दिखाई देता हूँ? मैंने अपनी आंखों से तुझे रशियन के साथ लड़ते हुए देखा था। देख मेरे पास तेरे लिए एक अच्छा ऑफर है, तू बड़ा ही जाबाज बंदा है ना, इसलिए तो मेरे काम आ सकता है। एंड दोस्तों वो उसे कुछ सोने के सिक्के दिखाता है, जो कि एनु लोगों के ही थे। जेम्स कहता है कि ये तो बहुत कम है, पूरा का पूरा खजाना टॉम ने छुपा कर रखा हुआ है, अगर तुम उसे ढूंढने में मेरा साथ दोगे तो मैं तुम्हें माला माल कर दूंगा। बताओ कैसा लगा मेरा ऑफर? सुगीमोटो कहता है कि बहुत ही बकवास, तुम चाहे कुछ भी देने के लिए क्यों ना तैयार हो जाओ, लेकिन मैं तुम्हारी मदद कभी नहीं करूंगा। और ये सुनकर गुस्से में जेम्स सुगीमोटो को कमरे में बंद करवा देता है। अब सुगीमोटो के पास 2 सोल्जर्स भी आते हैं। वो कहते हैं कि तुम तो इमॉर्टल सुगीमोटो हो ना, आज हम यहाँ पर तुम्हें खूब टॉर्चर करेंगे ताकि देख सके कि असल में तुम इमॉर्टल हो या नहीं। इसके बाद तो दोस्तों वो लोग सुगीमोटो को टॉर्चर करते हैं, बेहद ही खतरनाक वाला। यहाँ मीरा सुगीमोटो को ढूंढते हुए मैक्स के पास जाती है, कहती है कि अगर तुम मुझे सुगीमोटो के पास लेकर जाओगे तो मैं तुम्हें सोने में हिस्सा भी दूंगी। मैक्स मान जाता है और कहता है मैंने देखा था सुगीमोटो को 7th डिवीजन सोल्जर्स पकड़ कर लेकर गए, अगर उसे बचाना है तो हमें उनके अड्डे पर जाना होगा। मीरा मान जाती है दोस्तों। अब रात को मैक्स अपने शरीर पर ऑयल लगाकर खिड़की के जरिए कमरे में घुस आता है जहाँ पर सुगीमोटो को रखा हुआ था। ये देखकर तो सुगीमोटो भी हैरान कि ये यहाँ पर कैसे आ गया। मैक्स बताता है कि मीरा ने मुझे यहाँ पर भेजा है, उसे पता है कि तुम जरूर किसी मुसीबत में पड़ गए होंगे। तभी दोस्तों वहाँ पर फिर से वो दोनों सोल्जर आ जाते हैं। मैक्स तुरंत छुप जाता है और इस बार जैसे ही वो दोनों सोल्जर अंदर आते हैं ना सुगीमोटो को टॉर्चर करने के लिए, और जो ये दोनों सोल्जर हैं ये दोनों भाई हैं, तो सुगीमोटो एक भाई से उसका ही चाकू छीनकर उसे मार देता है। थोड़ी देर बाद वहाँ पर जेम्स आता है,
जहां उसे सुगीमोटो घायल अवस्था में दिखाई देता है, क्योंकि दूसरे भाई से लड़ने के दौरान सुगीमोटो को चोट लग गई थी, यहाँ तक कि उसके इंटेस्टाइन बाहर आ चुके थे। सुगीमोटो कहता है कि मुझे बचा लो, मैं तुम्हारी मदद पक्का करूंगा। और ये सुनकर जेम्स बड़ा खुश होता है कि चलो बढ़िया हुआ, और वो अपने सोल्जर से कहता है कि सुगीमोटो को सबसे बेस्ट हॉस्पिटल लेकर जाओ ताकि उसका इलाज जल्दी हो पाए। सोल्जर्स उसे वहां से लेकर जाते हैं, लेकिन जब जेम्स दूसरे भाई का शरीर देखता है तो पता चलता है कि इंटेस्टाइन तो इसके शरीर से निकले थे। मतलब दोस्तों, इन्हें पता चल जाता है कि सुगीमोटो ने इनको बेवकूफ बनाया। सुगीमोटो तो बस बहाना कर रहा था ताकि एक बार वो कमरे से बाहर आ जाए। बस दोस्तों, मौका पाकर वो वहां से भागेगा। अब होता भी ऐसा ही है। जो सोल्जर सुगीमोटो को हॉस्पिटल लेकर जा रहे थे वो उन पर हमला करने लगता है। तभी वहां पर मीरा भी आ जाती है और दोनों मिलकर सभी सोल्जर्स का सफाया करके वहां से आगे निकलते हैं। और इस तरह से दोस्तों दोनों यहाँ से बच जाते हैं। अब मीरा सुगीमोटो को मारते हुए कहती है कि आखिर तुम मुझे छोड़कर क्यों गए? क्या तुम्हें ऐसा लगा कि सोने का हिस्सा मैं भी मांगूंगी और तभी तुमने मुझे छोड़ दिया ना? सही कह रही हूँ ना मैं? लेकिन तब सुगीमोटो उससे कहता है कि हाँ, मुझे पैसों की बहुत जरूरत है, लेकिन मेरे लिए नहीं। वो बताता है कि कुछ साल पहले मेरा दोस्त तोराजी और मेरी गर्लफ्रेंड मारिया, हम तीनों बड़े खुशी से रह रहे थे, लेकिन तब टीबी की बीमारी के कारण मेरे माता पिता की जान चली गई। इसलिए गांव के लोग मुझे गांव से भगाने लग गए। यहाँ तक कि मारिया की माँ ने भी मुझे उससे मिलने से मना कर दिया कि कहीं मेरे अंदर भी वो बीमारी ना हो जाए और मेरी वजह से फिर मारिया को ना हो जाए। पर मारिया किसी की भी बात को सुनना नहीं चाहती थी। उसने सबके खिलाफ जाकर मेरे साथ भागने का फैसला किया, लेकिन मैं शायद उस टाइम बड़ा बेवकूफ था कि गुस्से की वजह से मैंने मारिया को छोड़ दिया, ये कहते हुए कि मेरे अंदर भी बीमारी है। मैंने उससे कह दिया कि कभी मुझसे मिलने मत आना। उसके बाद से मैं कभी मारिया के सामने गया ही नहीं। मेरे जाने के बाद मारिया की शादी तोरोजी से करवा दी गई, जहां वो दोनों आपस में जीवन में आगे बढ़ चुके थे। लेकिन रशियन के साथ होने वाली लड़ाई में मुझे बचाते हुए तोराजी ने खुद पर ग्रेनेड का हमला करवा दिया, जिससे वो बहुत ज्यादा घायल हो गया। और अपने आखिरी समय में उसने मुझसे कहा कि मेरे पास इतने पैसे नहीं थे कि मैं मारिया की आंखों का इलाज करवा पाऊं। उसकी आंखें चली गई थी। अपने मरते हुए दोस्त से वादा करो कि तुम मारिया की आंखों का इलाज कराओगे और हमेशा उसका ध्यान रखोगे। इतना कहकर मेरे दोस्त तोराजी ने जान दे दी। इसके बाद मैं उसकी अस्थियों को लेकर तोराजी के घर पर गया। वहां मारिया के सामने होते हुए भी वो मुझे देख नहीं सकी, जो चीज मुझे बहुत बुरी लगी। उस दिन मैंने ठान लिया कि मैं बहुत सारे पैसे जमा करूंगा ताकि मारिया का इलाज करवा पाऊं। तभी से मैंने आर्मी की नौकरी भी छोड़ दी। ये सारी बातें सुनकर दोस्तों मेरा एकदम से उदास हो जाती है। वो सुगीमोटो से कहती है कि तुम्हारे पास जिंदा रहने की वजह है, लेकिन मेरे पास तो वो भी नहीं है। इसलिए आज से मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। तुम्हारा मकसद को पूरा करना ही अब मेरे जीवन का मकसद होगा। इस चीज को देखकर सुगीमोटो भी एकदम खुश हो जाता है और दोनों वहां से बाकी के टैटू वाले लोगों को ढूंढने निकल जाते हैं ताकि सोना ढूंढ पाए। तो वहीं डेविड और जेम्स ने भी अपनी तैयारियां और मजबूत कर दी थी कि वो सोने को हासिल करेंगे। बस दोस्तों, अब देखना इंटरेस्टिंग होगा कि सोना किसके पास जाता है। लेकिन यार, ये चीज हमें मूवी के अगले पार्ट में दिखाई जाएगी और अभी तक तो रिलीज भी नहीं हुआ है। इसी इमोशनल एंडिंग के साथ ये मूवी यहाँ पर खत्म होती है। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, स्टोरी अच्छी लगी हो, एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। ध्यान रखेगा अपना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।